हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 के विषय में, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें प्रदान करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये संविधान में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए, संविधान की आत्मा के विषय में 3 प्रकार से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तीनों क्वेश्चन को आपको अलग अलग याद रखना है। वो तीनों ही क्वेश्चन जो है भ्रामक हो सकते हैं आपके लिए। देखिए, संविधान की आत्मा के संबंध में 3 प्रश्न आ सकते हैं आपसे। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की आत्मा, तो उसमें जो है आप कहेंगे कि प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, सीधे पूछा गया है। अगर किसी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए और पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अगर डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के पूछा जाए, डॉक्टर अंबेडकर, तो इन्होंने जो है आर्टिकल 32 को कहा है। आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा है कि संविधान का हृदय है, ये संविधान का हृदय एवं आत्मा, यानी आत्मा भी कहा है और हृदय भी कहा है। अगर ठाकुरदास भार्गव का नाम लेकर के पूछा जाए तो फिर प्रस्तावना ही आंसर होगा। प्रस्तावना को देखिए, ठाकुरदास भार्गव ने जो है प्रस्तावना को कहा है, प्रस्तावना को आत्मा कहा है। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो प्रश्न ये आ सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तब आंसर होगा ठाकुरदास भार्गव। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर को। यदि किसी का भी नाम न पूछा जाए, सीधे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना आंसर सही होगा। तो 3 प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो आर्टिकल 32 एक बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है। ये स्वयं में भी एक मौलिक अधिकार है और अन्य मौलिक अधिकारों को रक्षित भी करता है, क्योंकि इसके द्वारा ही अन्य जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रवर्तित करवाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। अगर आपको कोई अधिकार दिया गया है और उस अधिकार के अतिक्रमण होने पर आप न्यायालय जा करके उसको लागू न करवा सकें, तो फिर उस अधिकार का महत्व कम हो जाता है। और ये जो आर्टिकल 32 है, ये ऐसे ही व्यवस्था करता है कि फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा करके अपने अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। तो इसी के विषय में हम डिस्कस करेंगे आज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में 4 क्लाज हैं। 4 को आपको बहुत स्पष्ट तरीके से याद रखना है, पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आर्टिकल 32 में क्लाज 1 है और फिर 32 का क्लास 2 है, 32 क्लास 3, 32 क्लास 4, और बहुत इजी है, चारों बहुत ही सरल है। पहले में व्यक्ति को एक अधिकार दिया गया है, नागरिक को एक अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 व्यक्ति और नागरिकों दोनों को प्राप्त है, यानी विदेशियों को भी प्राप्त है। तो पहले में नागरिक या व्यक्ति को पावर है कि उसके फंडामेंटल राइट्स के अतिक्रमण होने पर वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के सीधे अपना आवेदन दे सकता है। तो आर्टिकल 32 क्लास 1 क्या कहता है कि व्यक्ति या नागरिक, व्यक्ति में नागरिक आ जाता है, लेकिन आप ऐसे लिख लें ताकि आपको याद रहे, व्यक्ति या नागरिक के फंडामेंटल राइट्स के अतिक्रमण होने पर, यानी उसका अगर कोई उल्लंघन करता है, अतिक्रमण होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। सीधे सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन कराने का अधिकार है, प्रवर्तन कराने का अधिकार। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि क्या फंडामेंटल राइट्स के अतिक्रमण होने पर सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, या कोई व्यक्ति जैसे केरल में रहता है, तमिलनाडु में रहता है, दूर रहता है और सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, तो क्या वो अपने हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना ही जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसको अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ऑप्शनल है कि अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकता है, वहाँ से भी लागू करवा सकता है।
तो आर्टिकल 32 के तहत तो यही अधिकार मिला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ये ऑप्शनल है, यहीं पर आप नोट लिख लें ताकि कोई भ्रम न रहे। वह आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वो नहीं जा पा रहा है, उसके पास कम पैसे हैं या खर्चा नहीं है तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता है। बिल्कुल जा सकता है, हाई कोर्ट से भी उसको रक्षा मिलेगी और हाई कोर्ट जाने का अधिकार उसको मिलता है आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार उसको मिलता है आर्टिकल 32 क्लास 1 के तहत। अब इसमें तो व्यक्ति को अधिकार हो गया, अब कोर्ट को भी कुछ अधिकार है कि नहीं है। जब कोर्ट में व्यक्ति जाएगा, मैं जाऊंगा, तो मेरे अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट के पास क्या पावर है, तो कोर्ट के पास पावर दी गई है आर्टिकल 32 के क्लास 2 में। यहाँ पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन के लिए, यानी उसको लागू कराने के लिए, प्रवर्तन के लिए आदेश, निर्देश और 5 रिट जारी करने का अधिकार है, जारी करने की शक्ति है उसको। यानी कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है, या फिर वो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है। ये रिट का मतलब क्या होता है? रिट एक विशेष प्रकार का आदेश होता है, रिटन आदेश होता है। जैसे पहले राजा महाराजा लोग हुआ करते थे तो वो अपने महल के बाहर एक बड़ा घंटा लगवा दिया करते थे और वो ऐसी घोषणाएं करवा दिया करते थे कि यदि आपका हमारे राज्य में कोई जो है अधिकारी या कोई कर्मचारी कुछ गलत करता है और आप हमारे पास फरियाद लेकर के आ सकते हैं, और आप हमारा ये घंटा जब बजाएंगे तो वहाँ कोई न कोई निकल के आता था और राजा सीधे वहाँ से आदेश जारी करता था उस कर्मचारी या विभाग के खिलाफ कि आप ये काम करें। तो बिल्कुल वैसा ही आप समझिए। तो ये जो है 5 प्रकार की रिटें, ये लिखित आदेश होते हैं विशेष, इनको जारी करने की शक्ति होती है। इन 5 रिटों को अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके पहले हम 32 क्लास 3 को पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए व्यक्ति को अधिकार मिला सुप्रीम कोर्ट जाने का, इसमें मिला सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। अब क्लास 3 में संसद की बात की जाती है। यहाँ पे संसद को एक पावर दी गई है कि देखिए रिट जारी करने का अधिकार तो अभी सिर्फ 2 कोर्ट के पास में है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास में। यहाँ पे तीसरे क्लास में संसद को यह शक्ति दी गई है कि यदि संसद आवश्यक समझे तो रिट जारी करने का अधिकार जो है वो अन्य न्यायालय को भी दे सकता है, जैसे जिला न्यायालय को भी दे सकता है या और नीचे स्तर में जाके भी दे सकता है। ये संसद को पावर रहेगी, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि इससे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। संसद ऐसा नहीं कर सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम कर दे और जिला न्यायालय को सब कुछ दे दे, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बरकरार रहेगी, साथ में आप किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आर्टिकल 32 का क्लास 3 कहता है कि संसद के पास शक्ति है, यहाँ पे संसद। और हमने आपको आर्टिकल 35 में बताया था कि संसद इस पे कानून बना सकती है, रिट को अन्य न्यायालय को देने का अधिकार दे सकती है। संसद विधि बनाकर संसद कोई काम करेगी तो विधि बनाकर ही करेगी। विधि बनाकर जो है रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। अन्य का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त अन्य न्यायालय, 2 के पास में तो है ही पहले से, को भी दे सकती है, ये ऐसा प्रावधान किया गया है। अब आर्टिकल 32 के क्लास 4 में क्या है? क्लास 4 में देखिए बात की गई है फंडामेंटल राइट्स के निलंबन के विषय में। आर्टिकल 32 में ही कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स को तब तक निलंबित नहीं किया, निलंबित करने का मतलब है सीमित करना, रोकना, प्रतिबंधित करना। तो इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स को तब तक निलंबित नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविधान में ही अन्यत्र कहीं इसका प्रावधान लिखा ना गया हो। यानी सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर संविधान के किसी आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने के लिए लिखा गया है
तो सिर्फ उस आधार पर निलंबित कर सकते हो, बाकी निलंबित नहीं कर सकते हो। तो इसमें आर्टिकल 32 के 4 में लिखा गया है, यदि संविधान में अन्यत्र, यानी इसके अतिरिक्त, भाग 3 के अतिरिक्त यदि संविधान में अन्यत्र ना प्रावधान किया गया हो तो फंडामेंटल राइट्स को निलंबित नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि संविधान में ही अन्यत्र कहीं प्रावधान ना किया गया हो। तो आपको पता ही है कि हमारे संविधान में एक स्थान पर फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। चलिए उसको भी साथ में ही हम देख लेते हैं कि संविधान में कहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये 4 पहले आप जो है आर्टिकल के चारों क्लाज आप नोट कर लें। ये चारों जो है 4 चीज़ों से रिलेटेड है। पहले व्यक्ति को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट को 5 रिटेज देने का अधिकार है, संसद को रिट जारी करने का अधिकार, विस्तार करने का अधिकार है, और फिर जो है फंडामेंटल राइट्स को निलंबित नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविधान में ही कहीं उसकी व्यवस्था ना दी गई हो। तो अब हम देखें कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने की क्या व्यवस्था है। उसके बाद हम 5 रिटों को पढ़ेंगे जो कि आपसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है 5 रिटों के विषय में। 5 रिटें जो है सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स के लिए जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के लिए भी तथा अन्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी जारी कर सकता है। तो अब देखते हैं कि कहाँ पर इसको निलंबन का अधिकार है। देखिए फंडामेंटल राइट्स के निलंबन, इसको हालांकि हम अलग भी पढ़ेंगे लेकिन यहीं पर बात आ गई है तो इसको यहीं पे क्लियर करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के निलंबन का प्रावधान कहाँ पे किया गया है। देखिए फंडामेंटल राइट्स के निलंबन का प्रावधान 2 जगह है, 2 जगह पे किया गया है। एक तो बात की गई है आर्टिकल 358 में, और एक बात की गई है आर्टिकल 359 में, और ये दोनों ही नेशनल इमरजेंसी के समय की बात करते हैं, यानी 352 के अधीन है। जब आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तब ये दोनों आर्टिकल एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या प्रावधान है, इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे। आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 352, देखिए 352 के आधार पर ही होगा। आर्टिकल 352 के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल आप कमेंट करके बताइए कि 352 में वो क्या चीज़ें हैं जिनके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 3 बातें हैं। तो 352 के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आपातकाल लगने पर आर्टिकल 19(1) की स्वतंत्रताएं, आपको पता है कि आर्टिकल के 19(1) में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको मिली हुई हैं, स्वतः निलंबित हो जाएंगी। स्वतः निलंबित, देखिए यहाँ पे शब्द कहा जा रहा है कि स्वतः निलंबित हो जाएंगे, इसका मतलब है प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाएगा। अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, उनको न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। तो स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी, इसके लिए कुछ करना नहीं है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, आर्टिकल 19(1) में जितनी भी आपको स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं उनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब ये तो स्वतः हो गया, बाकी जो होते हैं वो स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति जो है अधिसूचना जारी करता है। राष्ट्रपति ये आदेश जारी करता है कि कौन कौन से आर्टिकल निलंबित किए जाएंगे फंडामेंटल राइट्स के, और उनको निलंबित किया जा सकता है। वो 1, 2 या सभी, जैसा वो चाहे कर सकता है, 2 को छोड़ करके। तो आर्टिकल 359 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल में, देखिए ये भी वही उसी समय होगा, राष्ट्रीय आपातकाल में, यानी कि 352 वाली ही बात है, में राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति को सख्त है
एक आर्टिकल तो स्वतः बिना राष्ट्रपति की अधिसूचना के ही निरस्त हो जाएगा, निरस्त क्या निलंबित हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना जारी करके कुछ या सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है। नोट, आर्टिकल 20 तथा 21 कभी निलंबित नहीं होते, कभी निलंबित नहीं होंगे। ये दो आर्टिकल जो है आपके बचे रहते हैं, ना तो वो स्वतः और ना। तो इस प्रकार से अगर फंडामेंटल राइट्स के निलंबन की बात की जाए तो 3 प्रकार के यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं। एक वो जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अपने आप निलंबित हो जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तो वो हैं हमारे आर्टिकल 19 क्लास 1 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 स्वतंत्रताएं। आप कमेंट करके बताएं वो 6 क्या हैं। तो वो स्वतः। दूसरे वो हैं जो कभी निलंबित नहीं होंगे, वो हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। कमेंट करके बताएं कि इनमें क्या है। और तीसरे प्रकार के वह हैं जिनको निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करनी पड़ती है राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। तो तीसरे वो, बाकी जितने बचे वो सब तीसरी कैटेगरी में आ गए। तो इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को निलंबित केवल तभी किया जा सकता है जब उसके निलंबन का प्रावधान संविधान में कहीं पर किया गया हो, तो यहाँ पर किया गया है। बाकी किसी परिस्थिति में फंडामेंटल राइट्स को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इतना आपने देख लिया। अब हम चलिए 5 प्रकार की जो रिटें हैं उन पर बात करते हैं कि कोर्ट जो है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में सेम एक ही प्रकार की रिट हैं, जारी कर सकते हैं, बस उनके जो है अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम उसी को दर्ज कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, रिट जारी करने का अधिकार, रिट्स कितनी रिट्स हैं? 5 हैं। तो पहले 5 के नाम लिखें। एक पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस पहली है। दूसरी है परमादेश, परमादेश, मैंडामस, मैंडामस। तीसरी है प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और चौथी है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्सियोरारी, सर्सियोरारी। और 5वीं है अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, क्यू वारंटो, क्यू वारंटो। तो ये 5 रिटें हैं और ये 5 रिटें जो है सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। अब देखिए दोनों में अंतर है। ये 5 रिटें जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है और यही 5 रिटें जो है हाई कोर्ट जो जारी करता है वो जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। दोनों में अंतर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में ही ये रिटें जारी कर सकता है। इसमें आप लिखोगे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में, संदर्भ में। और हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स तथा अन्य के संदर्भ में भी, संदर्भ में भी। तो यहाँ पे देखिए जो रिट जारी करने का अधिकार है वो हाई कोर्ट का ज़्यादा व्यापक है। आपको ये लग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तो ज़्यादा ऊंचे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में ही जारी कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है, लेकिन न्यायिक क्षेत्र का जो सीमा है वो इसकी कम होती है। हाई कोर्ट सिर्फ अपने न्याय क्षेत्र में ही जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो पूरे देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए जारी कर सकता है। तो एरिया इसका ज़्यादा बड़ा होता है, रिट इसकी ज़्यादा पावरफुल होती है।
इसकी रिट का जारी करने का क्षेत्र ज़्यादा है लेकिन न्याय क्षेत्र कम है, यानी अपने प्रदेश में जहाँ तक उस हाई कोर्ट की सीमा है वहीं तक जारी कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा चीज़ों के लिए जारी कर सकता है। तो इतना अंतर है दोनों में। अब एक एक रिट को हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। देखिए, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी, यानी शरीर को उपस्थित करो। जैसे कि ये सीधा सा इसका मतलब है कि सशरीर उपस्थित करो, इसका मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी यानी कि शरीर लेकर के आओ, सशरीर उपस्थित करो, उपस्थित करो, ये एक आदेश है, सशरीर उपस्थित करो। देखिए, अगर किसी को असंवैधानिक तरीके से निरुद्ध कर दिया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है, मान लेते हैं कि मुझे किसी ने गिरफ्तार कर लिया, हो सकता है वो प्राइवेट व्यक्ति हो, मुझे बंदी बना लिया है, बंधक बना लिया है, या पुलिस भी मुझे बंधक बना लिया है और नियमों का पालन नहीं किया गया है, मुझे गैरकानूनी तरीके से बंधक बना के रखा गया है, मुझे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करने की शर्त होती है, मुझे नहीं पेश किया जा रहा है और जेल में बंद किया गया है। तो ऐसी स्थिति में मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए था, ये मेरा अधिकार है। या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने मुझे बंधक बना लिया है, तो वहाँ भी मेरा जो है अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो ऐसे में मेरा कोई भी मित्र परिजन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तो जेल में हूँ, बंधक हूँ। तो मेरा कोई भी मित्र या परिजन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है जा करके, या हाई कोर्ट में कर सकता है कि इसको छुड़ाया जाए, इसको अवैध तरीके से बंधक बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर हैबियस कॉर्पस आदेश जारी करेगा, रिट कहते हैं इसको, जारी करेगा कि इस बंदी को सशरीर उपस्थित किया जाए कोर्ट में। यानी अगर पुलिस ने बंधक बनाया है तो उसे ले करके आएगी मजिस्ट्रेट के सामने, फिर मजिस्ट्रेट देखेगा मामला क्या है, बंधक बनाने का औचित्य क्या है, फिर जैसा वो फैसला दे, यानी कि बंदी को लाना पड़ेगा आपको सामने, फिर जैसा जायज़ हो नाजायज़ हो वो तो फैसला कोर्ट करेगी बाद में। अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने बंधक किया है, जैसे कि मैं ही अपने किसी घर के लड़के या लड़की को किसी वजह से कमरे में बंद कर दूं, उसको बाहर न जाने दूं कि बाहर जाके ये कुछ अनैतिक कार्य कर रहा है, तो उसको घर में ही मैंने बंधक बना दिया मैंने अपने लड़की को। तो अब वो लड़की तो बंद है, लेकिन अन्य उसके मित्र या उसके अन्य परिजन जो है उनको पता चलता है कि पिता ने ही पुत्री को या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बंधक बनाया हुआ है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हैं और फिर एक रिट जारी होगी मेरे खिलाफ और मुझे उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कराना पड़ेगा। तो ये कब जारी की जाती है, किसके खिलाफ जारी की जाती है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ जारी होती है। देखिए, ये निजी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकती है, निजी व्यक्ति और लोक अधिकारी के खिलाफ भी हो सकती है। लोक अधिकारी यानी ये पुलिस सरकारी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकती है और निजी व्यक्ति, संस्था, एनजीओ, संगठन कोई भी हो सकता है। निजी व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, एनजीओ हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, कोई भी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये सभी के खिलाफ जारी हो सकता है। यानी किसके खिलाफ, किसके खिलाफ जारी होगा ये, तो ये आंसर आपका होगा। कब जारी होगा, तो कब जारी होगा, जब किसी व्यक्ति को बंधक बनाया गया हो। यानी कि व्यक्ति को बंधक बनाया गया है, व्यक्ति को अवैध तरीके से अवैध बंधक बनाया गया है, बंधक बनाया गया है। अब देखिए, व्यक्ति को तो ये लगेगा ही मुझे नाजायज़ बंधक बनाया गया है, लेकिन बाद में कोर्ट देखेगा कि इसका क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं फॉलो किया गया है। व्यक्ति को अवैध तरीके से बंधक बनाया गया बिना कानून के ही, या फिर आप कह सकते हो कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया है, तब भी जो है जारी किया जाएगा। प्रस्तुत किया गया है तब भी ये जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें कब नहीं जारी होगा, जारी तब नहीं होगा कि यदि किसी व्यक्ति को बंधक बनाया गया है कोर्ट के आदेश से, यानी उसको सजा ही दी गई है कारावास की, तब तो उसे बंद किया ही जाएगा, बंधक बनाया जाएगा, तब हैबियस कॉर्पस नहीं जारी करा सकते आप।
तो कब नहीं जारी होगा? अगर जो है निरुद्ध जो है वो कोर्ट के आदेश से हुआ है। अगर जो है कोर्ट के आदेश से है तो इसके खिलाफ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। कोर्ट के आदेश से ही जैसे कारावास दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो फिर नहीं होगा। या कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट की अवमानना, तब भी जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं कराया जा सकता है। तो सिंपल सा अधिकार है, किसी व्यक्ति को बंधक बनाया गया है, उसको छुड़वाने के लिए, उसको बाहर निकलवाने के लिए आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। अब उसमें जायज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोर्ट या किसी जायज़ तरीके से ही पुलिस ने बंधक बनाया है तो फिर नहीं होगा। तो ये हो गया पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरा देखते हैं परमादेश। जैसा इसका नाम से स्पष्ट है, आदेश से बड़ा आदेश यानी परम आदेश, बहुत बड़ा आदेश हो गया। अब परमादेश का मतलब है कि आदेश कब दिया जाता है? अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, कोई लोक अधिकारी है, वो आपका कार्य नहीं कर रहा है, मना कर रहा है या कर ही नहीं रहा है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उस व्यक्ति को कोर्ट जो है आदेश जारी करेगा, परम आदेश जारी करेगा कि आप इस कार्य को करो। अब यहाँ पर शर्त ये है कि वो व्यक्ति उस कार्य के लिए अधिकृत हो और वो कार्य करवाने का आपका अधिकार भी हो। ऐसा नहीं है कि वो कार्य करवाने का मेरा अधिकार ही नहीं है, फिर भी मैं उस अधिकारी से कह रहा हूँ कि ये काम करो, तब तो वो मना करेगा ही। या फिर मैं किसी गलत अधिकारी के पास में हूँ, मैं तहसीलदार से जाके कहूँ कि मेरी रिपोर्ट लिखो, तो तहसीलदार तो मना करेगा ही कि रिपोर्ट मैं नहीं लिखूँगी, रिपोर्ट तो थाने में जाइए आप, और फिर आप कोर्ट पहुँच जाओ कि तहसीलदार साहब मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, वो अधिकारी उस कार्य के लिए हो, यानी उस अधिकारी का वो कार्य करना कर्तव्य हो और फिर भी वो ना कर रहा हो, तब जा सकते हैं। और आपका भी वो काम करवाने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा काम लेकर के जाऊं जो मेरा अधिकार ही ना हो, तब दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो परमादेश क्या है? देखिए, परमादेश को समझें। परमादेश यानी मैंडामस। मैंडामस जो है वो दो उसके लिए जारी किया जाता है। देखिए, किसके खिलाफ जारी किया जाता है, पहले ये आप देखिए, व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा ये, किसके खिलाफ, यानी किसके लिए जारी करा सकते हैं आप? तो दो लोग हैं इसमें, एक तो लोक अधिकारी के यानी लोक पद के अधिकारी के लिए जारी करा सकते हैं आप, अधिकारी, और दूसरा जो है कनिष्ठ न्यायालय के लिए खिलाफ भी जारी करा सकते हैं। कनिष्ठ न्यायालय यानी छोटे जो न्यायालय होते हैं, न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के जो नीचे न्यायालय होते हैं उनके लिए, लोअर कोर्ट्स। तो इन दो लोगों के खिलाफ आप जारी करा सकते हो इसको। और तीसरा इसमें पूछा जाता है कि क्या ये व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी करा सकते हैं, यानी मैं एक व्यक्ति हूँ और मैंने आपका काम करने से मना कर दिया, तो क्या तब भी आप कोर्ट जा सकते हैं? देखो, पहले वाले केस में तो मैं अगर आपको बंदी बना लूँ तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मैं आपका काम करने से मना कर दूँ, मान लेते हैं कि मेरी कोई दुकान है और मैं टाइपिंग करता हूँ और आपका मैं काम करने से मना कर दूं, तो आप उसके लिए मेरे पास परमादेश नहीं जारी कराने चले जाएंगे। तो किसके खिलाफ हो सकता है? ये सरकारी पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो, या फिर लोअर कोर्ट है उसके खिलाफ आप जारी करा सकते हैं। व्यक्ति के खिलाफ एक शर्त है, व्यक्ति एनजीओ संगठन के खिलाफ जारी हो सकती है तब यदि उसको कोई सार्वजनिक कार्य करने का दायित्व दिया गया है सरकार की तरफ से, तब अगर वो कार्य करने से मना करता है तब जारी करा सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा कि ये व्यक्ति के खिलाफ हो तो सकता है, व्यक्ति या एनजीओ या संस्था के खिलाफ हो सकता है जब उन्हें सार्वजनिक दायित्व दिया गया हो, सार्वजनिक दायित्व दिया गया हो तभी, अन्यथा नहीं। अगर उनको कोई कार्य करने के लिए सरकार ने अधिकृत किया है, उस समय वो एज ए लोक अधिकारी ही हैं, लोक पद पर हैं, तब तो हो सकता है। अदरवाइज आप सिर्फ दो को ही टिक करेंगे, और अगर ऑप्शन में व्यक्ति ऑप्शन है और ये शर्त के साथ में है तब यस करेंगे, और सिर्फ व्यक्ति लिखा है तो व्यक्ति में टिक नहीं करेंगे, व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकता है, यानी तभी, अन्यथा नहीं। आप बड़ा बड़ा लिख लें, अन्यथा नहीं,
क्योंकि सीधे प्रश्न आपके पास ये आएगा कि परमादेश निम्नलिखित में से किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। तो उसमें लिखा हुआ जिला न्यायालय, फिर उसमें लिखा हुआ एक लोक अधिकारी, लोक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और फिर लिखा हुआ है व्यक्ति। तो व्यक्ति के खिलाफ परमादेश नहीं जारी होता है। सिर्फ तभी अगर पूरी बात लिखी हुई है तो यस करेंगे। तो किसके खिलाफ हो सकता है और कब हो सकता है, कब जारी कराएंगे इसको? जब वह अपने कर्तव्य, यानी पद पर जो पद का कर्तव्य है, पद का कर्तव्य, जब वह अपने पद का कर्तव्य करने से मना करे, करने से मना करे, तो परमादेश जारी किया जाता है। और इस परमादेश में कहा जाता है कि आप यह कार्य करिए, यानी निष्क्रिय को सक्रिय बनाने के लिए होता है। शर्त इसमें 2-3 है, कब नहीं जारी किया जा सकता है, आप देख लीजिए। कब नहीं? अगर उस अधिकारी के पास विवेकाधीन शक्ति दी गई है। कभी कभी कुछ कार्यों में कुछ अधिकारियों को अपने विवेक का प्रयोग करने की शक्ति दी जाती है कि आप निर्णय खुद लीजिएगा कि आपको ये कार्य करना है कि नहीं करना है। जैसे मान लिया कोई अधिकारी है, उसको एक काम दिया गया कि आप यहाँ पर जो है छांटिएगा जो गरीब हों आपकी नज़र में, यानी आप अपने विवेक का प्रयोग करके देखिएगा कि जो गरीब हों उनको ये साल दे दीजिएगा। तो अब मेरे पास ये शक्ति है कि मैं खुद निर्णय लूँगा कौन गरीब है कौन नहीं गरीब है, मेरे विवेकाधीन पर वो निर्भर है। तो तब मैं किसी को अगर मना करता हूँ तो मैं अपने कार्य से नहीं मना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ही निर्णय लेने की शक्ति है। तो कब नहीं जारी कर सकते हैं? जब अधिकारी के पास विवेकाधिकार हो, विवेकाधिकार हो, तो वो नहीं भी कर सकता है, यस भी कर सकता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी करा सकते आप। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं, यानी कि वो अपने पद पर बैठे हुए अगर किसी कार्य से मना करते हैं करने के लिए, तो आप उनको आदेशित नहीं करवा सकते हैं कि ये काम करो। बाकी जितने भी लोग पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम, उनका जो कार्य है अगर वो कार्य करने से मना करते हैं तो आप उनके लिए, अगर वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अन्य से रिलेटेड है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। सब में ये जारी हो जाएगा। तो ये है मैंडामस परमादेश। अब देखिए, इसमें कभी कभी ये होता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की वजह से अधिकारी काम करने से मना कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये जो है आपका अधिकार काम आता है। तो ये हो गया आपका परमादेश। अब तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण। ये दोनों लगभग एक जैसे हैं और इनमें बहुत भ्रम की स्थिति बनी रहती है। उसको एक स्पष्ट तरीके से आप समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। दोनों को हम एक साथ समझाएंगे ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ लें। एक है प्रतिषेध, इंग्लिश में आपको बता चुका हूँ, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, और दूसरा जो है यहाँ पर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी सर्च्योरारी। देखिए, दोनों में कुछ समानता है। समानता ये है कि दोनों जो है व्यक्तियों के खिलाफ नहीं होते हैं, लोक अधिकारियों के खिलाफ नहीं होते हैं। ये न्यायालयों के लिए हैं। ये उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालयों के खिलाफ जारी करते हैं, यानी ये सिर्फ न्यायपालिका से रिलेटेड दोनों रिटें होती हैं। इसमें किसके खिलाफ जारी होगा, यानी किसके खिलाफ जारी होगा? देखिए, दो चीज़ के खिलाफ ये जारी किया जाता है। एक तो निम्नतर न्यायालय जो होते हैं, कनिष्ठ निम्नतर न्यायिक संस्था और अर्धन्यायिक संस्था। उत्प्रेषण भी यही सेम टू सेम है, अभी इसको हम डिटेल में बताएंगे। तो ये दो के खिलाफ करता है। और कौन जारी करेगा? जो इससे बड़ा कोर्ट होगा, यानी ऊंचे वाला कोर्ट अपने नीचे वाले कोर्ट के खिलाफ जारी कर सकता है। अब इसमें कब जारी होता है? देखो, प्रतिषेध का मतलब होता है किसी काम से मना करना। इसका मतलब होता है कार्य को रोकना, कार्य को रोकना। जिसे कहा नहीं जाता कि उन्होंने इस कार्य को करने से प्रतिषेधित कर दिया है, प्रोहिबिशन करना, किसी चीज़ को रोक देना। तो
ये कब होता है? जब ये न्यायालय, न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने लगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक कोर्ट का जितना एक उसकी कुछ अधिकार है ना, कुछ एक दायरा होता है कि वहाँ तक के मुकदमे आप सुनोगे, और कुछ एक उसका अधिकार क्षेत्र भी होता है न्याय का कि इस तरह से ऊंचे आप नहीं सुन सकते हैं मुकदमे। तो अगर वो अपने अधिकारों का उल्लंघन करके बाहर जा कर के मुकदमे सुनने लगते हैं तो फिर इसको कहा जाता है कि ये न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे सीतापुर जिला न्यायालय है, तो वो सीतापुर के संबंधित केस को सुनता है और वो अब बाराबंकी के केस को सुनने लगे, तो इसका मतलब क्या होगा? वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। इसी तरीके से हर एक न्यायालय की कुछ सीमाएं हैं, उसके बाहर जाकर के अगर वो काम करने लगता है तो फिर वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जो ऊपर का हाई कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, या जो भी उसके ऊपर का कोर्ट है, हायर कोर्ट है, वो इसको आदेशित करेगा और क्या आदेश देगा? प्रतिषेध का आदेश देगा, यानी कि आप कार्य को रोकिए, ये आपका कार्य आपके क्षेत्र में नहीं आता है, इसको आप यहीं पर स्थगित करिए। तो अब इसमें एक दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये सिर्फ न्यायालय के संदर्भ में है। दूसरी शर्त, वो काम जारी हो, यानी कि मुकदमा चल रहा है, ख़त्म ना हुआ हो, निर्णय ना हो गया हो। निर्णय हो गया होगा तब कैसे रोकोगे? काम तो हो गया। रोकने का मतलब है काम बीच में हो, यानी कि मुकदमा चलने की स्थिति में हो। अब यहाँ पे अर्ध न्यायिक और न्यायिक संस्था में अंतर आप समझते ही होंगे। न्यायिक संस्था वो होती है जहाँ पर फैसला जो है न्याय करने का काम न्यायाधीश करते हैं, जज करते हैं, और अर्ध न्यायिक संस्था वो होती है न्याय ये भी करते हैं लेकिन यहाँ पर फैसला या न्याय करने का काम जज या न्यायाधीश नहीं करते हैं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। जैसे ट्राई वगैरह हैं, ट्राई संस्था जो है वो अर्ध न्यायिक संस्था हो सकती है क्योंकि वो अपने क्षेत्र के केस को सुनती है और फैसला भी देती है, लेकिन वो जज नहीं होते हैं, न्यायाधीश नहीं होते हैं। और कोर्ट जो होते हैं वहाँ पे न्यायाधीश बैठते हैं, वो न्यायिक संस्था है। तो अब किसके खिलाफ हो सकता है? न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ हो सकता है। कब हो सकता है? जब वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करें और जब केस चल रहा हो तब जो है ये प्रतिषेध रिट जो है जारी की जा सकती है, प्रोहिबिशन जारी की जा सकती है। अब उत्प्रेषण में देखिए, इसमें क्या होता है? कार्य को रोकने का आदेश दिया जाता है। अब उत्प्रेषण में क्या है? मान लेते हैं ये इसका अगला स्टेप है, समझिए ये इसका अगला स्टेप है, ये भी इसी के खिलाफ जारी होता है। तो इसमें भी लिखेंगे किसके खिलाफ? उत्प्रेषण जो है सर्सियोराली किसके खिलाफ होगा? किसके खिलाफ? तो हमने बताया कि समानता है, ये भी इन्हीं दो के खिलाफ होता है, सेम टू सेम। ये भी जो है न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ होता है। अब ये कब होता है? कब? तो कब में यही दो चीज़ें हैं, बस इसमें केस खत्म हो गया, यानी निर्णय दिया जा चुका है। कब? जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करें एवं निर्णय हो चुका हो। बस इतना अंतर है, निर्णय हो चुका हो। जब निर्णय हो चुका होता है तब प्रतिषेध जारी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काम तो हो गया है, तो रोकोगे किसे? तो प्रतिषेध नहीं जारी किया जाता है, तब जारी किया जाता है उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण में क्या कहा जाता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो है निर्णय को निरस्त किया जाता है, निर्णय निरस्त होता है एवं सक्षम न्यायालय को स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि आपका फैसला आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किया है, इसलिए ये फैसला निरस्त किया जाता है, और जो उसका फैसला करने का सक्षम है, योग्य है न्यायालय, उसके पास यानी ऊपर वाले कोर्ट के पास में
स्थानांतरित किया जाता है। तो एक प्रकार से ये तो सिर्फ रोकने के लिए है, और ये क्या है, रोक करके उसको ऊपर स्थानांतरित, उत्प्रेषण यानी ऊपर प्रेषित करिए, सूचना ऊपर भेजिए, आप ऊपर भेजिए आदेश, तो ये ऊपर भेज दिया जाता है मामला। तो इसमें इसका हल भी किया जाता है, यानी ये समाधान भी है, निवारण भी है, और इसमें सिर्फ निवारक है लेकिन ये समाधान नहीं है, सिर्फ कार्य को रोका जाता है। तो ये कुछ इसमें समानताएं भी पूछी जा सकती हैं कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध में समानता क्या है। तो समानता ये है कि दोनों ही न्यायिक जो संस्थाएं हैं और अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं उन्हीं के खिलाफ जारी होता है। ये व्यक्तियों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ, एनजीओ के खिलाफ, लोक पद के अधिकारी के खिलाफ, इनके खिलाफ जारी नहीं होता है, सिर्फ न्यायालय के खिलाफ ही जारी होता है। और कब जारी होता है, तो दोनों में अलग अलग हैं, वो अंतर हो गया। अब इसके बाद में ये हो गए आपके 4। अब 5वां है अधिकार प्रच्छा। देखिए, अधिकार प्रच्छा का सीधा सा मतलब हिंदी में जो है अधिकार पूछना। जैसे कि कोई लोक पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है और वो अपने पद का दावा नहीं कर सकता, यानी वो अयोग्य है उस पद के लिए, तो उससे पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप इस पद पर हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी पद पे अधिकतम रहने की योग्यता है 60 वर्ष। मान लेते हैं कि एक पोस्ट है, उस पर कोई अधिकारी आ सकता है जो मैक्सिमम 60 वर्ष तक ही सेवा दे सकता है, और उस पर कोई ऐसा व्यक्ति आके बैठा हुआ है जो 62 वर्ष का है, तो फिर उसके खिलाफ ये रिट जारी होती है कि आप बताइए किस अधिकार से, यानी कि इस पद का दावा जो आप कर रहे हो, जिस पद पर काम कर रहे हो, इसकी योग्यता साबित करो। अपना अधिकार पूछा जाता है उससे कि आप किस अधिकार से इस पे बैठे हुए हैं या फिर इस पद के कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि कोई अधिकारी अपने पद के अतिरिक्त दूसरे पद का काम करने लगे, मान लेते हैं कि एक एसडीएम है, वो डीएम के पद का काम करने लगे, तो उसके अधिकार पूछा जाएगा किस अधिकार से, यानी अपने आप को आप डीएम साबित कर रहे हो, तो किस अधिकार से आप डीएम हो गए। तो इस तरह से अधिकार पूछा जाता है। तो यह है अधिकार प्रच्छा। और अधिकार प्रच्छा में जो है कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई ज़रूरी नहीं पीड़ित व्यक्ति करे। अधिकार प्रच्छा, इसमें पूरा सब डिटेल, इसमें जो है उस पद पर रहने की योग्यता, विधिक प्रक्रिया का पालन करके आप आए हैं, कैसे आए हैं, तो ये सब कुछ इसमें तय किया जा सकता है। तो अधिकार प्रच्छा देखिए किसके खिलाफ जारी होता है, तो ये जो है लोकपद किसके खिलाफ, पहले आप लिखें किसके खिलाफ। इसमें जो है पूछा जाता है किस अधिकार से, इसका मतलब होता है किस अधिकार से, ये क्वेश्चन इसमें आता है इस रिट में, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। तो ये किसके खिलाफ होता है, ये लोकपद के अधिकारी के खिलाफ होता है, अधिकारी। और इसमें पूछा जाता है किस अधिकार से, यानी इस पद की योग्यता या दावा साबित करने के लिए, साबित करने के लिए, यानी जिस पद पर आप अपने आप को आसीन किए हुए बैठे हैं उस पद का दावा आप सिद्ध करिए। किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं। आप है हवलदार और काम कर रहे हैं थानेदार का, यानी कि आप अपने आप को थानेदार के पद पर बिठाए हुए हैं, तो आपसे अधिकार प्रच्छा किया जाएगा कि आप अपना दावा सिद्ध करिए कि आप इस पोस्ट पे हैं। या फिर आपकी नियुक्ति गलत हुई है, आपको किसी अवैध तरीके से नियुक्त कर दिया गया है, आप उस पद के दावेदार ही नहीं हैं, आपकी उम्र नहीं, आपकी योग्यता नहीं, आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, तो वहाँ पर जो है अधिकार प्रच्छा रिट जो है वो जारी की जाएगी और आपको अपने उस पद पर होने का दावा या योग्यता साबित करना पड़ेगा, और नहीं कर पाते हैं तो आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये है किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। ये जांच की जाती है कि व्यक्ति इस पद के योग्य है या नहीं। यहाँ पर यही जांच की जाती है कि व्यक्ति पद के योग्य है या नहीं है। तो इसमें जो है योग्यता जांची जा सकती है, योग्यता, प्रक्रिया जांची जा सकती है, किस प्रक्रिया से आए हैं, या शक्ति की जांच की जा सकती है। तो इन सब आधार पे ये तय किया जाता है। तो ये है आपका क्यू वारंटो अधिकार प्रच्छा। तो इस प्रकार से हमने 5 रिटें जानी। तो इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स में हमने ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ा।
मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।